जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो ईरानी फ़खरीज़ादे, जिसको मोहसिन फ़खरीज़ादे साइंसदान जिसको कत्ल किया गया है, ये ग़ालिबन एक वक्त सेलेक्ट किया गया है ऐसा, वरना तो वो किसी न किसी वक्त शायद इनके साइंसदानों को कत्ल करते, लेकिन ये वक्त एक ऐसा सेलेक्ट किया गया है कि ट्रंप के पीरियड के अंदर अंदर ये काम हो, क्योंकि ट्रंप एक रेकलेस किस्म का आदमी है। पिछले दिनों ख़बर थी कि वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करना चाहता है, लेकिन पेंटागन ने रोका। अब उसको अगर बहाना मिल जाए कि ईरानी रिटेलिएट करें, अब साइंसदान मारा गया, ईरान ने कहा जी कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम भी बदला लेंगे। अगर वो बदले की तरफ जाते हैं तो जंग बढ़ सकती है। ट्रंप को बहाना मिल सकता है कि वो इस पर स्ट्राइक करें। इसराइल ऑलरेडी मिडल ईस्ट में उसने अपने अड्डे बना लिए हैं, बहरीन बिल्कुल साथ है, आगे ये यमन में हैं, कुवैत में, यमन में तो नहीं, ये इसमें आ गए हैं, ये दुबई में, और फिर ओमान में। ये मुल्क हैं जहाँ पे कि इसराइली अब मौजूद हैं, और सऊदी अरेबिया से भी उनकी कुछ बातचीत है। अब ये सारे मुल्क जो हैं वो ये ईरान को चूँकि अपना दुश्मन समझते हैं, ये इसराइल को फैसिलिटेट करेंगे, और क्वाइट पॉसिबल कि इसमें ये जो इन्होंने कत्ल किया है उससे पहले सऊदीज़ की और इजराइलियों की मशावरत भी हुई हो, जो ख़बरें आ रही थी कि नेतन्याहू वहाँ पे गए हैं सऊदी अरेबिया, तो क्वाइट पॉसिबल कि इस पर कोई मशावरत वगैरह भी हुई हो कि अगर ये जंग बढ़ती है तो उन्होंने आगे कैसे जाना। अब सारा इस पर इन्हिसार है ईरान की रिटेलिएशन का। मैं पर्सनली सोचता हूँ कि ईरान को इस स्टेज के ऊपर रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर ये ट्रंप के पीरियड में ही होता है तो ट्रंप तो एक रेकलेस आदमी है, वो कोई ना कोई आगे से जंग बढ़ा देगा। अब अगर जंग बढ़ती है तो ईरान के लिए एक ऑप्शंस क्या है? दो सूरतें बनती हैं। पहले था कि ईरान उनको धमकी देता था, और उसमें ईरान की एक पॉजिटिव साइड थी कि उनके पास मिसाइल्स हैं, सब कुछ है, वो आज भी हैं, लेकिन उस वक़्त था कि इराक़ में उनके ट्रुप्स से अमरीकियों के, यहाँ पे अफ़गानिस्तान में काफ़ी कुछ था। सो ये होता कि ये रिटेलिएट करते, मारते। अफ़गानिस्तान से वो सुन रहे हैं कि 10 बेसेस उन्होंने अपने खाली कर दिए हैं, ट्रुप्स भी बड़े थोड़े रह गए हैं, वो भी शायद वो खींच लें। इराक़ से वो ट्रुप्स अपने वापस ले जा रहे हैं, और इस असना में ईरान के पास शायद टारगेट्स न रहें रिटेलिएट करने के लिए, अमरीका को कोई ख़तरा ना रहे। नतीजा ये कि सारी तबाही जो है वो ईरान की हो जाए। अब इसमें ईरान को सपोर्ट जो मिल सकती है वो चाइना, रशिया वगैरह सपोर्ट देंगे, लेकिन जंग की हालत में नहीं देंगे। वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो ज़रूर दे देंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिस्क लेगा कि डायरेक्ट जंग में जाके अपने आप को घुसा दे। ये ज़रूर हो सकता है कि ईरान को वेपन्स दें और ईरान को मिसाइल वगैरह चीज़ें दे दें, लेकिन जंग जो है ये ईरान को ख़ुद लड़नी होगी। तो इस तरह ईरान का नुकसान काफ़ी हो सकता है। सर, सबूत क्या है इस बात का कि इज़राइल का हाथ इन्वॉल्व है इस कत्ल में? देखिए, बात यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अगर किसी को ख़तरा है या किसी को कोई एतराज़ था तो वो यही थे, अमेरिका और इसराइल का। चूँकि हमेशा से ईरान, जब से ये यहाँ पे ईरान में आयतुल्लाह की हुकूमत आई है, तो ये बड़ा वोकली कहते रहे हैं कि जी इसराइल जो है ये नासूर है, इसको ख़त्म होना चाहिए, और ये इन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत कभी छुपाई नहीं। लिहाजा आज दुनिया में इसराइल ये समझता है कि अगर उसको कहीं से ख़तरा है या उसका कोई दुश्मन नंबर 1 है तो वो ईरान है। लिहाजा ये सारा एम्फेसिस रहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म किया जाए। वो सारी चीज़ आपके सामने आ गई कि कई साल की मेहनत के बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट पे नेतन्याहू खुश नहीं था। लिहाजा जैसे ही नेतन्याहू ने देखा कि अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट आई जो उसके फेवर में काम करती थी, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट ख़त्म करा दिया। अब जब एग्रीमेंट भी नहीं रहा तो ईरान के ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। सो इसके लिए एक ख़तरा बन गया इसराइल के लिए, जो थोड़ा बहुत उस एग्रीमेंट ने रोका भी था। वो अब एग्रीमेंट ख़त्म होने पे वो बिल्कुल सामने आ गए कि ईरान अब हो सकता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम तेज़ करे और कल को न्यूक्लियर वेपन बना ले, क्योंकि बातचीत तो अमेरिका के साथ इन 4 सालों में हुई नहीं उनकी। तो इस ख़तरे से वो निपटने के लिए एक हिस्ट्री है कि इसराइल ने इस तरह के ख़तरात जो हैं वो हमेशा उसने अंडरहैंड मेथड जो हैं वो इस्तेमाल करके
सबटाज करा के, मर्डर्स करा के, इस तरह उसने अपनी हमेशा से मामला चलाए। वो यासर अरफात हो, उसको जहर दिया इन्होंने तकरीबन कोई मुस्लिम वर्ल्ड में मुख्तलिफ़ जगहों पे, इराक़ है, शाम है, ईरान वगैरह मिला के ये कोई 300 के करीब साइंसदानों को कत्ल करा चुके हैं। खूबसूरती इनकी ये है कि इनके लोग पकड़े नहीं जाते, बड़ा कम है कि कोई पकड़ा गया हो कहीं। जब पकड़ा नहीं जाता तो सबूत नहीं है, आप इंटरनेशनली उसको जलील नहीं कर सकते या उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन में मुकदमा नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है। इनके जो सेंट्रीफ्यूजेस का जो सेंटर था उसको इन्होंने धमाकों से तबाह किया, तो शक इजराइल पे ही है, क्योंकि और तो किसी को तकलीफ़ नहीं। लेकिन जो असल है देखने की बात वो ये है कि उस किस्से को 1.5-2 महीने हो गए लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया उसमें। अब ये जो इशू है कि आप सबूत लेके आएँ और सबूत वो तो तभी होगा जब कि लोग पकड़े जाएं। पकड़े नहीं जाते तो फिर ये सारी स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन बड़ी हद तक आपके ये जो शवाहिद हैं सियासी किस्म के, उनसे मिलती है कि वाकई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कौन टारगेट करना चाहता है, मसला किसका है। अमरीकियों ने माहिदा रखा हुआ था, अमरीकियों ने माहिदा तोड़ा है, सो इंटरेस्ट एक तरफ नज़र आता है। लेकिन बात वही है कि मैं समझता हूँ कि ईरान को बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई रिएक्शन अपना इमीडिएट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जनरल सुलेमानी के कत्ल के मामले में तो इन्होंने रिएक्शन फ़ौरन दिया था और उस वक्त इन्होंने अपने लोगों को मुतमईन कर लिया, क्योंकि इराक़ में अमरीकी अड्डे थे, इन्होंने उसके ऊपर मिसाइल फ़ायर किए, मिसाइल जाके लगे भी, लेकिन अमरीकियों का नुकसान कोई ना हुआ, तो अमरीकियों ने रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन अब वो अपने अगर अड्डे शड्डे उन्होंने वाइंड अप कर दिए अफ़गानिस्तान से, इराक़ से, तो फिर कोई ऐसे ख़ास टारगेट नहीं होंगे इनके लिए जिनके ऊपर ये ईरानी हमला कर सकें। और अगर कोई ऐसा छोटा मोटा इन्होंने हमला करके तो उनको बहाना दे दिया तो बिला वजह एक लंबी जंग में फंस जाएंगे। सर, आपको लगता है कि ईरान वाकई इस पावर में है कि रिटेलिएट करेगा तो पूरा आ सकेगा, या इसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसके बारे में इतनी हाई भी हो रही है, वजह भी बनाया जा रहा है उसको, वो कितना सेफ है, ये क्या प्रिडिक्शन है इसके बारे में? नहीं, ये कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं, लेकिन जिस तरह के वेपन्स और सर्वेलेंस वगैरह की फैसिलिटीज़ इजराइल और अमेरिका के पास हैं, उससे अंदाज़ा यही होता है कि उन्होंने टारगेट का पूरा एनालिसिस किया होगा और टारगेट की जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, टारगेट की जो उसके प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उनको काउंटर करने के लिए ही वेपन सेलेक्ट किया जाएगा। तो उस लिहाज से तो ये लगता है कि अगर वो वाकई इस तरह का उन्होंने कुछ किया तो वो हो सकता है इनका काफ़ी नुकसान कर दें और ईरान बड़ा पीछे चले जाए स्टेज। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को पहले अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और इस वक्त के ऊपर थोड़ा तहम्मुल और बुर्दबारी का सबूत देना चाहिए, ताकि ये वक्त गुजर जाए और ट्रंप भी यहाँ से ना रहे, अपने निकल जाएगा तो फिर देखें कि जो बाइडन जो है उसकी सोच क्या है। क्योंकि जो बाइडन ने ये कहा था कि ये जब पावर में आएगा तो वो ईरान के साथ दोबारा माहदे की बात करेगा। अब मेरा अपना ख्याल है कि इजराइल उसी चीज़ को अवॉइड करना चाहता है कि ये दोबारा माहदा वगैरह हो गया तो ईरान फिर ना कोई नीचे से कोई तैयारी करता रहे, लिहाजा उससे पहले ही कोई झगड़ा खड़ा हो जाए तो ईरान का सारा कोई तबाह कर दिया जाए। सो मेरा ख्याल है कि ईरानियों को ये वक्त गुजार लेना चाहिए और फिर उसके बाद देखना चाहिए कि आगे कैसे सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि ईरान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, सऊदी अरब के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, और सऊदी अरब की एक मुलाकात के बारे में खबरें भी बहुत ज़्यादा गर्म हैं। नज़र भी आ रहा है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में रिफ्ट्स भी मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या रोल होगा इस रीजन की सिक्योरिटी और पीस में? देखें, सऊदीज़ ने कभी भी पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात के ऊपर एतराज़ नहीं किया और हमारा स्टांस भी उनसे हमेशा यही रहा है कि हम इस मामले में न्यूट्रल हैं। सऊदीज़ को ये पूरी तरह इत्मीनान है कि हम सऊदीज़ के ख़िलाफ़ कभी ईरान की मदद ऐसे नहीं करेंगे कि वो हमारी मदद जो है वो सऊदीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। लिहाजा इस लिहाज से पाकिस्तान की एक असूली पॉलिसी है कि दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान अगर जंग है तो हम उसमें सुलह सफाई का रोल तो अदा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के साथ उसके पार्टनर नहीं होंगे, किसी के साथ या अलायंस में नहीं जाएंगे। तो उस लिहाज से सऊदीज़ को ये इत्मीनान तो मौजूद है।
उसके साथ साथ हमने ये भी सऊदीज़ को इत्मीनान दिलाया हुआ है कि ईरान हो या कोई भी मुल्क हो, अगर वो सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करता है और सऊदी अरेबिया की अपनी सरज़मीन को ख़तरा है, तो पाकिस्तानी फ़ौज जो वहाँ पे है वो उसके ख़िलाफ़ लड़ेगी। सऊदी सरज़मीन का दिफा करने के लिए हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल मौजूद होंगे। हम ये नहीं करेंगे कि जाके अगर सऊदी अरेबिया कहे कि जी अब आप यमन में लड़ें तो यमन में चले जाएं, कहीं ईरान में लड़ें तो ईरान में चले जाएं, वो नहीं होगा, दूसरे की सरज़मीन पे नहीं जाएंगे। तो इस लिहाज से सऊदी अरेबिया को एक कंफर्ट लेवल मौजूद है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान का स्टांस भी असूली है। इसमें अब एक साइड से तो हल नहीं होगा मसला। ईरान का बहुत बड़ा एक इशू है कि उन्होंने जहाँ जहाँ शिया कम्युनिटी मौजूद है उन्होंने वहाँ पे अरब दुनिया के अंदर इंग्रेस की है, उनको अपने मसलक और शियाज़म की बुनियाद पे या सेक्ट की बुनियाद पे उनको मुतहर्रिक करके इकट्ठा किया है, जिससे अरब अपने आप को महफूज नहीं समझते, गैर महफूज समझते हैं। उसमें सबसे बड़ा ख़तरा जो सऊदी अरेबिया महसूस कर रहा है वो यमन की तरफ से है। आए दिन यमनी जो हैं वो मिसाइल वगैरह मारते रहते हैं। अब मिसाइल उनके पास कहाँ से आते हैं? ईरान देता है। तो ये ईरान को भी सोचना होगा कि क्या वो इस तरह की जंग जो है जो कि मुसलमानों को ही तबाह कर रही अंदर से, ये लेके आगे चलना चाहता है, या कहीं आज अगर ये अरब और ईरानी मिल के अपने मसाइल और अपने इख्तलाफात हल कर लेते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर से इजराइल या अमेरिका आके यहाँ पे इनको एक्सप्लॉइट करे।